जब बेटी और बहू ने मांगा बूढ़ी माँ से हिसाब। सुबह का वक्त था, सर्द हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी और हल्की धुंध पूरे आंगन में फैली हुई थी। रसोई में चाय बनाते हुए सुधा जी की उंगलियां ठंड से जकड़ गई थीं। उधर उनकी बहू विशाखा तैयार हो रही थी। सुधा जी ने धीमे स्वर में पूछा, बहू बाजार जा रही हो क्या? विशाखा ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। सुधा जी बोली, तो बेटा मेरे लिए एक स्वेटर लेते आना, मुझे बहुत ठंड लगती है। बुढ़ापे शरीर है, जल्दी ठिठुर जाता है। और हाँ, अंकित से कहना कि मेरी गैस की दवा ख़त्म हो गई है, वह मंगवा देना। अगर तुम्हें ही रास्ते में कोई दवा की दुकान मिल जाए तो तुम ही ले आना, अंकित को क्यों परेशान करोगी? विशाखा, जो पहले से ही जल्दी में थी, अचानक रुक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, जब भी कोई बाजार जाता है आप कोई ना कोई फरमाइश रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने आपके लिए नया स्वेटर मंगवाया था, वह कहाँ गया? और परसों ही तो गैस की दवा खरीद कर दी थी, तो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई? सुधा जी हल्का सा मुस्कुराई और धीमी आवाज़ में बोली, क्या बताऊं बहू, हमारी पड़ोसन निर्मला जी कई दिनों से अपने बेटे बहू से स्वेटर मंगवाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह लोग मंगा कर नहीं दे रहे थे। बेचारी ठंड में ठिठुर रही थी, तो मैंने अपना स्वेटर उन्हें दे दिया। और गैस की दवा, जब मैं पिछले हफ्ते गाँव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैंने अपनी दवा उन्हें दे दी। उन्हें समझा दिया कि रोज़ खाने के आधे घंटे पहले एक गोली ले लेना तो आराम मिलेगा। ने मुझसे पूछा था कि यह दवा मुझे किसने बताई थी, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी। विशाखा के माथे पर शिकन आ गई। उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, हम कोई दुकान नहीं चला रहे हैं जो आप अपनी चीज़ें यूं ही बांटती फिरती हैं। दानी मत बना करिए, इन सब चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें ये मुफ्त में नहीं मिलता। अब आखिर बार मैं आपके लिए स्वेटर लेकर आऊँगी, लेकिन अगर आपने फिर किसी को दे दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। फिर पुराने दिनों की तरह खुद ऊन लेकर स्वेटर बुनिएगा। इतना कहकर विशाखा गुस्से में बाजार चली गई। शाम को सुधा जी टीवी देख रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। अभी अंकित घर आया और गुस्से में बोला, मम्मी आप पूरे दिन टीवी ही देखती रहती हैं, कोई और काम नहीं है क्या? बचपन में तो आप ही कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें ख़राब हो जाती हैं, और आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? सुधा जी अंकित की तेज़ आवाज़ सुनकर घबरा गईं। उन्होंने डर कर तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई नहीं था इसलिए टीवी देख रही थी, बहू बाजार गई है, अभी तक आई नहीं है। तभी दरवाजे से विशाखा की आवाज़ आई, मम्मी जी, आधी बात मत बताया कीजिए, पूरी बात बताया कीजिए। सुधा जी चुप हो गई। विशाखा अंदर आई और बोली, आपने अंकित को ये क्यों नहीं बताया कि मैं बाजार आपके लिए स्वेटर और दवाई लेने गई थी? अंकित ने हैरानी से पूछा, मम्मी क्या ये सच है? विशाखा बोली, हाँ, और आपको पता है आपकी माँ आजकल दानी की मूर्ति बनी फिरती हैं। कभी दवाइयाँ, कभी स्वेटर और कभी अपना सामान दूसरों को दान कर देती हैं और फिर मुझसे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। अंकित ने गुस्से में कहा, मम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब मुझे और विशाखा को आपकी हर चीज़ों का हिसाब रखना पड़ेगा। इतना कहकर अंकित अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। सुधा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटा बहू अब उनसे हर चीज़ों का हिसाब लेने लगी। कुछ दिनों बाद अंकित और विशाखा घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुधा जी ने धीरे से कहा, बहू मेरा कैल्शियम का टॉनिक और हाजमे की दवा ख़त्म होने वाली है, बाजार जाना तो लेते आना। विशाखा ने झुंझलाकर कहा, मम्मी जी, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं आप ज़रूर कुछ न कुछ सौदा मंगवा लेती हैं। सुधा जी धीरे से बोली, अभी 2 दिन का बचा है इसलिए बता रही हूँ। अंकित बोला, मम्मी 1-2 दिन अगर टॉनिक और दवा नहीं खाओगी तो कमज़ोरी नहीं आ जाएगी क्या? इतना कहकर वे दोनों चले गए। कुछ दिन बाद सुधा जी के पति के पुराने दोस्त रामलाल जी घर आए। उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन की समस्या हल हो गई है और अब पैसे गांव के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सुधा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रामलाल जी, मैं अपने बेटे और बहू के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, इसलिए अब मैं गांव जाकर रहूँगी। जब रात को बेटा और बहू लौटे तो सुधा जी ने उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। अंकित बोला, ठीक है माँ, लेकिन याद रखना अगर आप जा रही हैं तो मैं आपसे वहाँ मिलने नहीं आ पाऊँगा। सुधा जी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, ठीक है बेटा, अब तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा, बस जब मेरी अंतिम सांस लेने का समय आए तब एक बार अपना चेहरा दिखा देना।
ताकि भगवान से पूछ सकूं कि मुझे ऐसा बेटर क्यों मिला। अगली सुबह सुधा जी अपना छोटा सा सामान लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी छोटी सी ज़मीन पर फूलों की खेती शुरू कर दी। इससे कुछ लोगों को रोज़गार मिला और उन्हें गांव वालों का साथ भी। 2 महीने हो गए थे लेकिन अंकित ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। सुधा जी खुश थीं। अब उन्हें किसी को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता था। उनका बुढ़ापा सुकून से कट रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अपनों के बीच अकेले रहने से बेहतर है गैरों के बीच इज्जत से जीना।